नमस्कार। सवाल तो बनता है, देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रही है। कोई विकास का एजेंडा सेट करने में लगा है तो कोई धर्म और ध्रुवीकरण के सहारे सत्ता पाने की कोशिश में है। कोई एक खास समुदाय को टारगेट कर रहा तो कोई जातियों के समीकरण को सेट करने में लग रहा है। लेकिन इन सब के बीच सभी की नजर सत्ताधारी दल बीजेपी पर है। इसलिए बीजेपी जहां एक और बड़े बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार रही है, तो वहीं एक एक वोटर तक पहुंच बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने के जुगत में लगी हुई है। बीजेपी की कोशिश है कि 2022 में भी देश के सबसे बड़े सूबे में सत्ता में फिर से काबिज हुआ जाए। उसके लिए बीजेपी उस योजना के बहाने उन लाभार्थियों के पास जाएगी जो कहीं ना कहीं केंद्र और प्रदेश के सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ ले रही है। जहां बीजेपी जमीन पर भी काम कर रही है, तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता रैलियों के सहारे सियासत को मतने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में 2022 के रण में इस वक्त एक विचित्र संयोग देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त सभी पार्टी चुनावी दंगल में विकास का पिटारा लेकर निकले हुए हैं। एक तरफ जहां अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा में बार बार ये याद दिला रहे हैं कि उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या किया था और सरकार में अगर वो आए तो क्या क्या करेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी विकास की परियोजनाओं को लेकर बात कर रही हैं और अपने कार्यकाल के कामों को गिनवा रही हैं। लेकिन जो विकास को लेकर बातें हो रही हैं, उसको लेकर कई सवाल हैं। सवाल यह है, क्या 2022 के रण में सभी पार्टी विकास को लेकर ही चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं? और जो बीजेपी विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्या वो उसके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा? तो बीजेपी के इस प्लान पर उनके नेताओं का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले यही सुनिए। पिछले 5 वर्षों से अब तो चुनाव आने को तो है, लगातार जनता के दरवाजे जाते रहे, विभिन्न समझ लेके उन जनता के बीच में कोरोना संक्रमण काल में घर घर गए। और आज हमने जो कहा था कि हम लाभार्थियों को केंद्र और प्रदेश सरकार का लाभ देंगे, तकरीबन 21 करोड़ लाभार्थियों को किसी भी योजना में, चाहे आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जन धन योजना हो या गांव में शौचालय की योजना हो, जो उन्हें लोगों को दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर सौभाग्य योजना के अंतर्गत हमने उन गांवों को बिजली जहां नहीं था, लोग कहते थे कि बिजली पूरे प्रदेश में है, और अनेक गांव ऐसे थे जो बचे हुए थे, उन योजनाओं के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं तकरीबन 21 करोड़ लोगों के यहाँ हम जाएंगे। बीजेपी जो लाभार्थियों तक पहुंचने का प्लान के जरिए भारतीय जनता पार्टी सभी वोटर्स को साध पाएगी, या फिर यह प्लान उस व्यापक प्लान का हिस्सा है जिसे मूर्त अभी दिया जाना बाकी है? 2022 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता उन दरवाजों पे जाएंगे जो कहीं ना कहीं केंद्र के साथ ही प्रदेश सरकार की योजना के लाभ लिए हैं। वो संख्या लगभग 21 करोड़ है। 44 से अधिक योजना चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं लगभग 21 करोड़ जनता लाभान्वित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का पूरा जोर है कि जो सरकार से कहीं ना कहीं किसी योजना का लाभ लिए हैं उनसे मिला जाए और अपने पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील किया जाए। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो इंडिया, रजनीश पांडे की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। इससे पहले आपने सुना बीजेपी के नेता को भी। दरअसल बीजेपी का इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए प्लान है कि उत्तर प्रदेश में जिन भी लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे वो कोई सी भी योजना हो, उन सभी लाभार्थियों तक पहुंचा जाए और उनको ये बताया जाए कि योजना आपके लिए चलाई गई थी, आपको इसका लाभ मिला है। इसलिए यूपी को विकास की ओर और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से बीजेपी को वोट दें। उधर मायावती भी लगातार अपनी सरकार के कामों को याद दिला रही हैं। वो भी, उनके नेता भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता को एक बार फिर से विश्वास हम दिलाएं कि अगर बीएसपी सत्ता में आती है तो उत्तर प्रदेश का विकास हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उधर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सभी अपने अपने प्लानिंग में लगी हुई हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपसे परिचय करा दूं। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। बीएसपी से प्रवक्ता धर्मेंद्र चौधरी हैं। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है।
आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता राजेश यादव हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता संजय चौधरी हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हिलाल नकवी हैं। हिलाल जी, आपका स्वागत है। संजय चौधरी जी, शुरुआत आप ही के साथ कर रहा हूं। क्या प्लानिंग है इस बार पार्टी की? जन जन तक पहुंचा जा रहा है, लाभार्थियों तक क्या आप लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, पिछली बार विधानसभा के चुनाव में हमारे पास ऐसे 10 करोड़ लोग थे जिनके पास केंद्र की योजना का लाभ पहुंचा था। और इस चुनाव में जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास लगभग 21 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रदेश की और देश की किसी भी योजना से कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाभान्वित हुए हैं जी। पार्टी जब पिछली बार चुनाव में थी तो लगभग 2.25 करोड़ पार्टी की मेंबरशिप थी। हमारी मेंबरशिप का अभियान चल रहा है और बहुत जल्दी हम इसे 4 करोड़ तक पहुंचाने वाले हैं। तो लगभग जब हम 2.25 करोड़ थे तो 2.25 करोड़ के जो सदस्य थे उसके माध्यम से हमने सभी को एक्टिव करके 10 करोड़ लोगों से संपर्क करके लगभग 3 करोड़ 60 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। इस बार हमने टारगेट को अपने जस्ट लगभग डबल किया है और जो 21 करोड़ लोग हैं उन तक पहुंचने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों के आधार पर लक्ष्य बना रहे हैं और उन तक हम पहुंचेंगे। जो योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार से मुक्त होकर और एक अच्छी पारदर्शी व्यवस्था के साथ उन तक पहुंची है। हम उनसे मिलेंगे, जो योजनाओं का उनको लाभ मिला है वो योगी और मोदी की सरकार से मिला है, ये उनको बताएंगे और किस प्रकार पारदर्शी व्यवस्था के साथ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसको बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे और कैसे वो अधिकतम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी, आपके पास कौन सा पारदर्शी दावा है जो आप जनता को समझा रहे हैं? देखिए, हमारे पास दावे सिर्फ इतने हैं कि हम जनता के मुद्दों पर ही हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं जी। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, एक इसी से आप समझ सकते हैं कि अभी एक छोटा सा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पलिया के विधायक राम साहनी जी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि वहां पे जो चीनी मिल है वहां पे 1 साल से गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हुआ। हाथ जोड़ करके वो निवेदन कर रहे हैं कि वह भुगतान करवा दीजिए, चुनाव नजदीक है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, जो अभी पेपर लीक का मामला आया था उसमें एक चीज और अहम कड़ी जुड़ गई थी। जो रश्मि वर्मा भारतीय जनता पार्टी के बिहार से विधायक हैं, रश्मि वर्मा जी, उनके भाई अनूप प्रसाद जी उसमें सम्मिलित हैं। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया। दूसरी बात। तीसरी बात, कौन सी व्यवस्था की ये बात करते हैं? मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में ही 3 अपहरण हो जाते हैं। जेलों में आप देखिए कैसे हत्याकांड चल रहे हैं, कहीं पे भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन रोज नई रेप की घटनाएं हो रही हैं और आज ये बोल रहे हैं कि इनका शासन ऐसे चलता है। बेरोजगार अगर रोजगार मांगे तो उनको लाठियां मिलती हैं और आरटीआई के माध्यम से अगर 4.5 लाख रोजगार कहां दिए गए तो ये गोपनीय सूचना है, हम इसको बता नहीं सकते हैं। सरकार ऐसे जवाब देती है। कहीं पे भी महंगाई की जब बात होती थी तब इनकी रैंप वॉक वाली आज महिलाएं नहीं दिखती हैं। जो प्याज और लहसुन टांग करके वो दिखे, कहां पे आज अमेठी जाती है इधर उधर के लिए बात करने के लिए, लेकिन आज वो महंगाई के बारे में एक बार भी बात नहीं करती है। आप इससे समझ सकते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए काम किया था, आप इससे समझ लीजिए कि उसकी चौड़ाई और मोटाई में कैसे सरकार ने कैसे झूठे दावे करके उस पे कैसे मोटाई कम कर दी, चौड़ाई कम कर दी, सब चीजों से काम चलाया अपना। एक और मैं छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि जैसा कि संजय जी को बड़े अच्छे से याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि 20,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कृषि फंड से देंगे। कितने किसानों को दे दिया इन्होंने? वो मुझे क्या बता पाएंगे कितने गिन चुन करके किसान थे? और तो और इन्होंने गजरिया के उससे 469 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ उसके बारे में भी बताया कि कैसे क्या किया था, और साथ में ये भी बताया जो गौशालाएं खोली गई थी उसमें कितनी गायों की हत्या हो गई, कितने कसाईयों को दे दी गई, उसके बारे में भी बोली। ये दोहरे चरित्र वाली भारतीय जनता पार्टी जो कहती कुछ और करती कुछ और। ठीक है अभिषेक जी, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के कामों को आप गिनाएंगे, लेकिन आपने सारा समय सिर्फ आरोप लगाने में बिता दिया। खैर,
धर्मवीर चौधरी जी, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, अभिषेक जी आप अगली बारी पर आऊंगा, प्लीज अगले राउंड का इंतजार करें। धर्मवीर चौधरी जी, आपसे अब मैं समझना चाह रहा हूं सर, बीएसपी का कार्यकाल, बीएसपी का जो कार्यकाल रहा वो 2 कार्यकाल अब पीछे हो गया, 2 कार्यकाल बीत चुके हैं, एक समाजवादी पार्टी का, एक बीजेपी का। आप लोग कैसे अब जनता को समझा रहे हैं कि जो सरकार आपके समय पर थी वही विकास का एजेंडा दरअसल लेकर आई थी और इस बार भी आ रही है? धर्मवीर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जी, तो ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में इसकी डीपीआर बनी थी और केंद्र सरकार को इसका, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। लेकिन केंद्र की जो सरकारें हैं वो विकासों में रोड़ा अटका देती हैं, तो ये काम रोक दिया गया था। और कुशीनगर का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करके आए थे, उसका भी डीपीआर और प्रस्ताव हमने बनाया था। बहन जी के पत्थर लगे हुए हैं दोनों जगह पर। तो ये कौन से विकास की बात कर रहे हैं? हमने गन्ना किसानों पे लागत को बढ़ाया, डबल करने का काम किया। इन्होंने कहा था कि हम गन्ना किसानों को दोगुना आय करेंगे, लेकिन ये करने में विफल हो गए। योगी जी की 5 साल की सरकार में 5 रुपए पर साल बढ़े और अखिलेश यादव जी की सरकार में 40 रुपए बढ़े मात्र 5 साल में। हमने 125 रुपए से 250 रुपए करने का काम किया। तो क्या गन्ना किसानों को इसकी जानकारी नहीं है? पूरी जानकारी है। उत्तर प्रदेश में और जो गंगा एक्सप्रेस वे आज ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम से बना रहे हैं, वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने शुरुआत की थी उसकी। यमुना एक्सप्रेस वे हमने बनाने का काम किया। इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर में नाम आता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आता है, चाहे वो सुरक्षा देने का काम हो। उत्तर प्रदेश सरकार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 400 दंगे हुए थे। जिन दंगों की फसल कैराना में समाजवादी पार्टी ने काटी थी, वो दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे जिसकी फसल बीजेपी ने काटी। तो ये दंगों की पार्टी है, ये ध्रुवीकरण कराती है, ये हिंदू भाई मुस्लिम भाई को लड़ाती हैं। तो ये इनके पास में कोई विकास का एजेंडा नहीं है। इसीलिए कल केशव प्रसाद मौर्य श्री कृष्ण का नाम ले रहे थे मंदिर का, ये भगवान राम को 30 साल से धोखा दे रहे थे। आज मुझे आप बताइए पराग जी, एक भी ऐसा काम बताइए जो बीजेपी की सरकार में शुरू हुआ हो और वो बन करके तैयार हो गया हो, खत्म हुआ हो, जिसका शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन कर रहे हो। ये 4.5 साल सरकार निकलने के बाद में अब इनको याद आई है जेवर एयरपोर्ट की। अगर ये ईमानदारी से काम करते तो 75% एयरपोर्ट तो अब तक बनकर तैयार हो जाता। ठीक है सर। लेकिन इनको कोई ईमानदारी से काम नहीं करना है, क्योंकि इनके एजेंडे में विकास नहीं है। इनके एजेंडे में क्या है? हिंदू मुस्लिम है, कराना है, जिन्ना है। तो ये लोग आपस में विकास की राजनीति नहीं करते, ये फसाद की राजनीति करते हैं, ये लड़ाने की राजनीति करते हैं, ये भाई से भाई को बांटने की राजनीति करते हैं। आज किसान 1 साल से बैठे हुए हैं। ठीक है सर, अब आएंगे अगले राउंड पर आएंगे। बीजेपी ने अपने आप कहा था कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, सर आतंकवादी है। धर्मवीर जी अगले राउंड में आएंगे सर, कृषि कानूनों के। धर्मवीर जी बाकी लोग भी हैं सर, पहला राउंड क्लियर होने दीजिए, अगली बारी पर आप आरोप लगाइएगा। खुद सरकार गिरी हुई है, ठीक है, अपने अंतर्कलों से। ठीक है सर, ठीक है। हिलाल नकवी जी, प्रियंका गांधी इस वक्त बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और इस बार महिलाओं पर खास फोकस उनका है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और साइबर क्राइम को लेकर। महिलाओं का कैसे उत्थान हो, कैसे उनका सशक्तिकरण हो, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, पढ़ाई के तौर पर भी उनको सशक्त बनाने के लिए भी इस बार फोकस हम प्रियंका गांधी का देख रहे हैं। और क्या आप लोगों के एजेंडे हैं इस बार, क्योंकि जातिगत धार्मिक समीकरणों को साधने की हर पार्टी इस बार भी कोशिश कर रही है, जैसा कि हर बार उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आज विकास पर डिबेट हो। विकास को लेकर क्या कोई एजेंडा आप लोगों के पास है? देखिए, अभी तक की जितने भी आपने जिससे भी सवाल किया है, हर कोई जो है ये बताता रहा कि भारतीय जनता पार्टी में क्या कमी है। किसी ने ये नहीं बताया कि वो अगर आएंगे तो क्या करेंगे जी। हम जो है वो प्रतिज्ञा यात्राओं से शुरू हुए। हमने पहले ये किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, जिसमें महिलाओं के विकास की बात की गई है, किस तरह से महिलाओं का उत्थान किया जाएगा, किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। हमने किसानों की बात की है, हमने किसानों के गन्ना मूल्य की बात की है, हमने जो है उनके धान के मूल्य की बात की है कि हम उनको कितना धान का मूल्य देंगे, हमने उनके कर्ज माफी की बात की है, हमने जो है वो कोरोना से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए कहा है कि उनका जो बिजली का बिल है कोरोना काल का उसको माफ करने का काम किया है। हमने जो है वो ये कहा है कि उनको 25,000 रुपए जो है वो जो
कोरोना से पीड़ित लोग थे उनको सबको देंगे। और साथ ही साथ हमने जो है वो रोजगार की बात की कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार जो है वो प्रदान करेंगे। तो देखिए पहला फर्क तो ये है कि हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। हम जो है वो ये कह रहे हैं कि आप हमको इसलिए वोट दे क्योंकि हम जो है वो आपके लिए काम करना चाहते हैं और हमने ये करके दिलवा दीजिए हिलाल भाई। राजस्थान में तो स्कूटी दिलवा दीजिए। 40% कोटा धर्मवीर जी प्लीज सर, पहले राउंड में इंटरप्ट मत करिए सर। धर्मवीर जी पहले राउंड में इंटरप्ट मत करिए प्लीज। पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि हमारे पास 1989 तक की का एक शानदार कार्य है जिसको कि हमने करके दिखाया। और इसके बारे में अमित शाह साहब ने भी कहा कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश जो है वो अपने पूर्व गौरव को प्राप्त कर रहा है। अमित शाह साहब ने भी माना है कि 1989 से पहले उत्तर प्रदेश जो है उसका एक गौरव हुआ करता था और उसका एक स्थान हुआ करता था। तो ये अपने आप में बताता है कि 1989 तक की 1989 तक की कांग्रेस ने क्या काम किया था, चाहे यूपी का हो, चाहे यूपी हैंडलूम की बात करें, चाहे जो एयरपोर्ट बने हैं उनकी सबकी आप बात कीजिए, चाहे आप रेल कोच की डब्बे रेल कोच बनाने की बात कीजिए, आप जो है वो जितने भी ये स्कूटर इंडिया है, कितनी ही चीजें, कितने गन्ना मिले हैं गोरखपुर के अंदर, जो गन्ना मिले हैं वहां के ऊपर जिस तरह से फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, वो सारे की सारी स्थापना जो है वो कांग्रेस ने की थी, जिसको कि धीरे धीरे बेच करके जो उसके बाद आने वाली सरकारें उन्होंने अपना वित्तीय घाटा पूर्ण किया है। तो ये हमारा दूसरी बात। तीसरी बात देखिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है, कितने जो लाभार्थी हैं उनको क्या लाभ पहुंचा है उनको नहीं पता है। इनके कार्यकर्ता जाके बताएंगे कि देखो हमने तुमको लाभ पहुंचा दिया है। या अपने आप में इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि कोई जाकर के ये बताए संजय जी को कि संजय जी ये जैकेट जो है वो आपको हमने दी है, ये कुर्ता आपको हमने दिया है, ये चश्मा आपको हमने दिया है। संजय जी इतने अबोध प्राणी हैं कि उनको नहीं मालूम कि उन्हें किसने क्या दिया है, जैसा कि ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसके बारे में। देखिए आपने सबको धैर्य से सुना है, हम बहुत नहीं बोलेंगे, आप जानते हैं बहुत नहीं बोलेंगे। कंप्लीट करिए अपने। जी हाँ कंप्लीट कर लेने दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की जो इस वक्त मूलभूत समस्या है वो है यहाँ की कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था जो है वो जिस बुरी तरह चरमराई हुई है, ये 2020-21 का आंकड़ा एनसीआरबी जो कि सरकार देती है उससे स्पष्ट होकर सामने आया है। सबसे ज्यादा जो पुलिस कस्टडी में हत्याएं हुई हैं देश में वो उत्तर प्रदेश में हुई है। आर्थिक क्षेत्र में जाएं वहां के पास सबसे ज्यादा भुखमरी कहां है, उत्तर प्रदेश में है। और अगर आप सबसे ज्यादा ये देखें कि सबसे ज्यादा कुपोषित लोग कहां हैं, तो जो स्मृति ईरानी जी उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश का जो बदहाली भारतीय जनता पार्टी के काल में हुई है उसको बताने के लिए हमको कोई यात्रा नहीं करनी है, वो अपने आप में सबको जाहिर है। ये काम भारतीय जनता पार्टी को करना है कि उन्होंने किसके साथ क्या भला किया उसको बताया, क्योंकि सिर्फ वादे किए हैं, जमीन पर कोई इनका काम नहीं उतर। ठीक है राजेश यादव जी, बीजेपी ये कह रही है कि हमने जन तक लाभ पहुंचाया, बीएसपी कह रही है कानून व्यवस्था बेहतर हमने दी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आधार हमने रखा और उसका उद्घाटन कर रहे हैं बीजेपी के लोग, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम महिलाओं को भी सशक्त बनाएंगे, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करेंगे। आम आदमी पार्टी के पास इस बार मौका है, आप लोगों के पास क्या मजबूत एजेंडा है और कैसे आप इन तमाम पार्टियों के विकास को आप नकारेंगे? राजेश देखिए वर्तमान में हमारी सरकार दिल्ली में चल रही है और हम अपने दिल्ली मॉडल को लेकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव में आए हैं। दिल्ली मॉडल हमारा क्या है हम सब जानते हैं, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना, महिलाओं को फ्री यात्रा है और बुजुर्गों की पेंशन है, तीर्थ यात्रा है, ये सारा जो एजेंडा हमारा है हम इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में आए हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता जो दावा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं जी, आपका तो कहना कि 21 करोड़ लोगों तक पहुंच गए, तो बधाई है आपको, आप सारी जनता को आप टच करिए, लेकिन क्या लेके पहुंचे हैं आप 1000 रुपए का सिलेंडर लेके पहुंचे हैं, आप भ्रष्टाचार लेके पहुंचे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अगर बेहतर कानून व्यवस्था पाती तो आज इस उत्तर प्रदेश की स्थिति दूसरी होती। आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से इतनी बुरी तरह से करा रही है। आज की हालत यह है कि जो काम अगर लोगों के पहले 500 रुपए में होते थे आज सीधा उन कामों का 5000 रुपए मांगा जा रहा है। ये हाल है।
तो भ्रष्टाचार पहले भी था, लेकिन आज जिस गति से भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, बीजेपी चाहे जो दावा कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उसके उलट है। हर व्यक्ति आज करा रहा है। महंगाई आप देख रहे हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, कानून व्यवस्था की हालत आप देख रहे हैं। एक ये ठोको नीति चलाते हैं। एक मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ठोको नीति की बात करेगा, अगर वहां से बुलडोजर की बात करेगा, तो मैं नहीं समझता कि ये एक सभ्य समाज की भाषा है। और जिस तरह से आप मारो गिराओ काटो मारो ये चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो चलिए राजेश यादव जी, अगले राउंड में मैं आपके पास आऊंगा, आपका फ्रेम चला गया, लेकिन अब सवाल संजय चौधरी जी आपके ऊपर कई सारे खड़े हुए और मैं चाहूंगा कि बहुत छोटा छोटा आप सभी का उत्तर दें। कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़ा किया है कि अगर आप लोगों ने 21 करोड़ लोगों तक पहुंचकर अपनी योजनाओं का लाभ दिया तो फिर बताने की आपको आवश्यकता क्या है? कानून व्यवस्था इतनी सुधरी तो फिर सवाल क्यों खड़े हुए टोको नीति के ऊपर? इसके साथ ही महिलाओं को लेकर क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या किया, और हाईवे को लेकर जो आप अपना दावा कर रहे हैं वो बीएसपी और समाजवादी पार्टी अपना अधिकार उस पर जमाती है। और अगर आप एयरपोर्ट की बात करें तो ये चुनाव के समय पर ही क्यों याद आया? संजय जी। देखिए, मैंने सबकी बात बहुत धैर्य से सुनी। आम आदमी पार्टी के कह रहे थे कि हम ठोको की बात करते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि अगर ये चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, जो भारत में राजनीति शास्त्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो ये कहता है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। राज्य का एक काम है कि जो अच्छा करने वाले लोग हों उनको सुरक्षा मिले और जो गलत करने वाले लोग हों उनको दंड मिले। ये राज्य का पहला कर्तव्य है। तो जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपराध, माफियागिरी, आतंक के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को भयाक्रांत कर रखा है, उनको भय से मुक्त करने के लिए दंड का विधान शाश्वत है और उस दंड के विधान का प्रयोग हो रहा है। मेरे कांग्रेस के मित्र हिलाल साहब कह रहे थे कि नीतियां बताने की क्या जरूरत है। अरे आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण आपने दिया और आपकी 50% विधानमंडल दल की महिलाएं छोड़ चली गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। विधानमंडल दल में केवल 2 महिलाएं थी, एक महिला भाजपा के साथ आ गई। तो सशक्तिकरण जिसकी बात कर रहे हैं वो आपके विधानमंडल दल में नहीं समझ में आ रहा है। आपका जो लोकसभा की एकमात्र सीट है, लोकसभा की एकमात्र सीट है वो आपके पास उत्तर प्रदेश में, वहां का भी प्रतिनिधित्व एक महिला करती है। लेकिन उनको अगर सशक्तिकरण समझ में आ रहा होता तो वो अपनी संसदीय क्षेत्र से 2 साल से दूर नहीं होती। ये जो सशक्तिकरण है ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के विधायकों को, विधायिकाओं को और सांसदों को नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब अभिषेक जी हमको थोड़ा रुकिए प्लीज, आप ही के पास आऊंगा। अभिषेक जी आप ही के पास आऊंगा सर। अभिषेक जी थोड़ा तो धैर्य रखिए प्लीज, आप ही के पास आऊंगा। कंप्लीट करिए संजय जी, जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए। थोड़ा सा धैर्य। अभी आपका भी नंबर आ रहा है। मेरे बसपा के मित्र कह रहे थे हमने बहुत विकास किया, हमने देखा है। हाथी और नोट की माला पहनने के अलावा आपका अगर कोई विकास का काम होता तो बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन जैसे संस्थागत भ्रष्टाचार न हुआ। चौधरी साहब प्लीज, और विकास की बात मेरे समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी नहीं है, समाज कंप्लीट करने दीजिए सर, बारी बारी से चलते समय खराब नहीं होगा। धर्मवीर जी सर बारी बारी से चलते हैं ना, समय खराब नहीं होगा सर, प्लीज। संजय जी कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए। सुन लो जिनको विकास के लिए केवल कब्रिस्तान की दीवार और सफाई में हीरोइनों का दीदार ही नजर आता हो, जब मौका मिलता नकारने वाली है। बीजेपी के बुरे दिन आ चुके हैं। धर्मवीर जी प्लीज समझिए सर समझिए, बीजेपी के समय की बहुत कीमत है सर, समय खराब ना करें, बारी बारी से चलते हैं ना सर। संजय जी कंप्लीट करिए आप। 2 गुने एक्सप्रेस हाईवे बनाकर हम दे रहे हैं। आपके समय में, समाजवादी पार्टी के समय में 1 जगह मेट्रो था, हमने 5 जगह मेट्रो बना के दिए हैं। आज 11 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाले हैं। हमने किसान को भी, गरीब को भी और सुरक्षा दी है। आपको हंसी आ रही होगी, क्यों? जो महिला है उसके लिए हम शौचालय देते हैं, हम उनकी इज्जत के लिए इज्जत घर बनाते हैं। चलिए ठीक है, आपको लगता है गरीब के लिए हंसी उड़ाइए, नहीं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए, व्यक्ति के लिए
ठीक है, सुन तो लीजिए, ठीक है संजय जी सुनिए, ठीक है सर, ठीक है, चलिए अब अभिषेक वाजपेयी साहब बोलेंगे, जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। और प्लीज सर बारी बारी से आते हैं ताकि समय खराब नहीं होगा। अभिषेक जी बोलिए। संजय जी मुझे लगता है आप भूल गए, मेदांता हॉस्पिटल शायद आप ही ने बनवा दिया था, अमूल प्लांट जो लेकर के आए थे वो आप ही लेकर के आए थे, संजय जी सुनिए, सुनना सीखिए पहले, सुन लीजिए, सुनना सीखिए संजय जी। अच्छा सुन लीजिए सर, थोड़ा सुन तो लीजिए। कैंसर इंस्टीट्यूट आपने बनवा दिए, और महिलाओं की जो बात कर रहे हैं, और शर्म आनी चाहिए आपको। जब चुनाव थे तो लाठी डंडा कट्टा बम बारूद का जब इस्तेमाल कर रहे थे तो महिलाओं का चीरहरण करने से आप बाज नहीं आए थे। और सुनिए, अरे सुन संजय जी, अरे सुन तो संजय चौधरी जी प्लीज सर, प्लीज सुन लीजिए। बड़ी दिक्कत आपकी यही है, सुन लीजिए। और जो आप बड़े साफ सुथरी छवि दिखा रहे हैं, क्यों नहीं आज तक टेनी जी के ऊपर आपने कार्रवाई की, क्यों नहीं शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई जी की, जो अपने भाई का झूठा बनवा करके नौकरी दिलवा रहा था, क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? अरे नौकरी तो लीजिए, सबको पता है, लग रहा चिन्मयानंद भूल गया, सूप बोले चलनी क्या बोले, जिसको वही कह रहे हैं। चिन्मयानंद आजकल मसाज नहीं करवा रहा है, मुझे लग रहा है, या कुलदीप सिंह। चलिए ठीक है, प्लीज आपस में मत उलझिए सर, और भी लोग हैं अभी, आपस में मत उलझिए, और भी लोग हैं। अभिषेक जी आप कंप्लीट करिए फटाफट, उसके बाद धर्मवीर जी आपके पास आऊंगा। देखिए आपको बात करनी पड़ेगी जनता के मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। जनता ने आपको जनादेश, लेकिन अभिषेक जी काम क्यों नहीं बोला सर, काम क्यों नहीं बोला, मुझे बताइए। देखिए हम समाजवादी लोग झूठ का पिटारा लेकर के नहीं चलते, हम सपने नहीं दिखाते कि 15 लाख देंगे, बाद में कह देंगे कि अरे ये तो जुमला था, जनता तो सब जानती थी। हम तो बाबा नहीं है ना कि झोली लेकर के आए थे और झोली लेकर के चल देंगे बर्बाद करके, हम बाबा नहीं है। हम समाजवादी लोग हैं, समाज के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं, तो समाज के साथ जुड़े हुए हम लोग हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि 500 करोड़ रुपए देंगे बाबा भीमराव अम्बेडकर की छात्रवृत्ति के लिए, देना पाए। ठीक है, और हम ये भी नहीं कहते हैं, सुनिए, ये वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले जो शिक्षकों के लिए सामान्य भविष्य निधि पेंशन योजना का वादा किया था, आज तक कुछ नहीं काम किया। संकल्प पत्र में अलग हट करके इन्होंने कहा था वित्तविहीन शिक्षकों के लिए न्यूनतम मानदेय बंद करने का आधार पर बंद करने का वादा किया था, क्या इन्होंने किया? आज तक नहीं किया। लघु सीमांत किसानों के लिए कर्ज देने का वादा किया था, क्या इन्होंने किया? देखिए टॉपिक बहुत सारे हैं। 30,000 करोड़ ठीक है संजय जी प्लीज थोड़ा सा रुकिए, संजय जी प्लीज। अभिषेक जी अब खत्म करिए बहुत जल्दी, 10 सेकंड में। नहीं, एक छोटी सी और बात मैं इनको याद दिला दूं कि इन्होंने पहले गरीब घरों के लिए इन्होंने कहा था कि 100 यूनिट बिजली बिल रियायती दर पे दिया जाएगा, क्या इन्होंने आज तक दिया? कभी नहीं दिया। और तो और छोड़िए, इन्होंने साफ कहा था कि महिलाओं के लिए झलकारी बाई के नाम से एक बटालियन का स्थापना करेंगे, क्या इन्होंने किया? नहीं किया। देखिए होता क्या है कि इनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर रहा हमेशा। ठीक है, ये सिर्फ अगर वोट मांगना जानते हैं तो धर्म के नाम पर वोट मांगना जानते हैं, ठीक है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं, क्योंकि जानते हैं कि जनता इनको वोट नहीं देगी। ठीक है, लेकिन आज हम चाहते हैं कि विकास पर डिबेट हो। धर्मवीर चौधरी साहब आपके पास मुझे लगता है बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि आपका समय काफी ज्यादा बीत गया है, 10 साल का, तो आपने लगता है बहुत सारे एजेंडे अपने तैयार किए। बताइए, आज आप बार बार बीच में बोल रहे हैं। पराग जी, इस प्रदेश को आज बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जरूरत है। कैसे? जो डेवलपमेंट का खाका आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने खींचा था जी। हमने फार्मूला 1 रेस का पहला ट्रैक उत्तर प्रदेश के नोएडा में बसाने का काम किया, हमने नोएडा में इंटरनेशनल विश्वविद्यालय बनाने का काम किया गौतम। लेकिन सर रैलियों की रेस में बहुत पीछे नजर आ रही है मायावती जी का काम किया, ग्राउंड पर तो उतरे पहले, चाहे वो रैलियों में नजर क्यों नहीं आ रही है? रैलियां करें सर, ग्राउंड पर क्यों नहीं उतर रही? आंखों में धूल झोंक करके झूठे वादे करके बीजेपी आई थी। इन्होंने अपना कोई भी घोषणा पत्र का वादा पूरा किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। अपनी बात करिए ना सर, धर्मवीर चौधरी साहब अपनी बात करिए सर। मायावती जी एक्टिव क्यों नहीं है? जैसे प्रियंका गांधी लगातार एक्टिव है ग्राउंड पर, मायावती जी क्यों नहीं है एक्टिव? नहीं, अरे पराग जी, आप शायद पत्रकारिता करते हैं, लेकिन कैसी करते हैं मुझे जानकारी नहीं है।
सर आप बता दीजिए, बता दूं कि हमने प्रबुद्ध वर्ग कैसे करें सर, आप बताइए फिर। जब मायावती जी नजर आएंगी तभी तो कैमरे पर दिखेंगी ना। प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं, अखिलेश यादव अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, बीजेपी भी रैलियां कर रही है, लेकिन मायावती जी कहां हैं सर? आपके नेता क्या कर रहे हैं? आपके नेताओं को क्या मंत्र दिया है मायावती जी ने? आप बताइए तो सही सर, यही तो जानने के लिए आज आपको बुलाया है मैंने। मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सर, आपको बोलने के लिए बुलाया। मुझे बोलने दीजिए। आप ये पूछिए, ये बताइए कि किसी भी पार्टी ने अगर अपने प्रत्याशी अब तक एक भी घोषित किया हो तो मुझे बताइए। हाँ। बहुजन समाज पार्टी ने आपने घोषणा पत्र जारी नहीं किया अभी तक, करके मैदान में उतार दिए हैं। इस बार भी घोषणा पत्र जारी नहीं कर रहे हैं, सबसे आगे हैं। नहीं, भारत का संविधान ही बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है। और जो काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूर्व में किए थे, चाहे वो गन्ना किसानों के हों, रोजगार देने के हों, डेवलपमेंट के हों, विकास के हों, हमने हजारों किलोमीटर की सीसी रोड बनवाने का काम किया, ग्राम विकास अम्बेडकर योजना में। फिर भी 2 बार जनता ने आपको नकार दिया लोगों को फ्री। धर्मवीर चौधरी जी, फिर भी 2 बार जनता ने आपको नकार दिया। ये देखिए पराग जी, 22% वोट हमारे पास है आज भी उत्तर प्रदेश में, और हम जो है 10 लोकसभा की सीटें हमारे पास है। हम 100 सीटें करीब विधानसभा की कितनी आई सर? विधानसभा की अगर सीटें आती तो सरकार बना लेते आप। राजनीतिक पार्टी के साथ आप लोकसभा की सीटों की बात करें, वोट प्रतिशत की बात करें, लेकिन सीटें मायने रखती है ना विधानसभा की सरकार बनाने के लिए। प्राप्ति के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, अरे ये लोग तो वो है जो हमेशा। चलिए अभिषेक जी आप रुकिए सर, आप रुकिए। अब हिलाल नकवी जी का टर्न है, प्लीज अभिषेक जी। अरे आपस में तो मत लड़िए सर, आपस में तो मत लड़िए आप। हिलाल नकवी साहब, बहुत सारे आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी लगे, जैसा कि आपने आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए। इस बार क्या कमाल प्रियंका गांधी कर पाएंगे, और राहुल गांधी कहां पर हैं और कहां एक्टिव हैं, ये भी थोड़ा आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पर एक भी आरोप नहीं लगा पाई। हाँ, कुछ ऐसे तथ्य जरूर बोले जिसके बारे में पूरा उत्तर प्रदेश नहीं जानता, जैसे 11 एयरपोर्ट बन गए जी। अरे साहब, जेवर के एयरपोर्ट का खाली उद्घाटन किया, बाकी जो सारे एयरपोर्ट कांग्रेस के वक्त सोनिया जी संसदीय क्षेत्र में क्यों नहीं आती हिलाल भाई? वो जनता नहीं है सोनिया जी की रायबरेली वाले। संजय जी सुनिए तो सही। वो सारे के सारे एयरपोर्ट जो कांग्रेस के बनाए हुए, इन्होंने एक आध एयरपोर्ट का सौंदर्यीकरण कर दिया और कह दिया कि हमने बनाया है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का काम और विकास की बात। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इसके अंदर जो निकल करके आती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतना ही अच्छा कर रही है काम, उनको लगता है कि उन्होंने इतना ही विकास कर दिया है, तो आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का 16 करोड़ आदमी लाइन में लग करके 5 किलो राशन लेने के लिए खड़ा हो जाता है जी। ये क्या विकास का प्रतीक है कि 24 करोड़ में से 16 करोड़ लोग जो है लाइन लगा करके रोज मतलब हर महीने 5 किलो राशन के लिए जाता है। तो इसको तो उन्होंने ध्वस्त करके रख दिया उत्तर प्रदेश को। 66% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं, और ये आपका विकास हो गया है। आप कहते हैं कि हमने 21 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया है। ये जितने लाभान्वित करने वाले कार्यक्रम होते हैं तो गरीबों के लिए होते हैं ना, या इन्होंने जो है वो अपने जो कुछ इष्ट दोस्त हैं जो कि बहुत ही ऊपर की कोटि में आते हैं, उन्हीं को दे दिया और कह दिया। लेकिन हिलाल नकवी साहब, आप जो बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस बार भी उत्तर प्रदेश की जनता को, आप इतने लंबे समय से क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्या इस बारे में आपने सोचने की कोशिश की, और इस बारे में कोई मंथन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किया? सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी कभी एक साथ बैठकर उन्होंने सोचा कि जनता समझ क्यों नहीं रही है कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को? अगर आप लोग विकास की बात कर रहे हैं तो वो बात जनता के गले क्यों नहीं उतर रही है? देखिए, 2 बातें कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं की जी। नंबर 1, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की। दूसरे नंबर के ऊपर जाति के नाम पे राजनीति नहीं की। आप बताइए, कोई भी आपने देखा हो जातिगत सम्मेलन कांग्रेस ने बुलाया हो और किया हो? कहीं कोई सम्मेलन किया हो आप? कभी नहीं किया है। और आज की तारीख में यह अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में विकास की जगह जातिवाद ने जो है वो बहुत गहरी जड़ें जमा ली। इसकी वजह से हम जातिगत राजनीति हम अभी भी नहीं करेंगे, अब की भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब की एक चीज का हमको विश्वास है कि अब की हमारे पास नेता है भी है, नीति भी है, कार्यकर्ता भी है, और जनता जो है वो भी हमारे साथ है।
हम निश्चित रूप से इस बार बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। धर्मवीर जी रुकिए थोड़ा। बहुजन समाज पार्टी के साथ एक बड़ी दिक्कत है। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। ठीक है, वो चाहे गुजरात में जाकर के मोदी जी का प्रचार और प्रसार करना हो, ठीक है, चाहे आज की तारीख ठीक है, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी। धर्मवीर जी थोड़ा रुक जाइए सर, थोड़ा इंतजार करिए, धैर्य रखिए। हिलाल जी कंप्लीट करिए आप। या बहकाने का काम करेंगे आप बहन बेटियों को। प्लीज सर, झूठ बोलना छोड़ दे कांग्रेस के लोग। ये कांग्रेस की 60 साल की वो नीतियां थी गांव गरीब के लोगों के लिए, जिसने आपको बैकफुट पर डाल दिया। आप देश की बड़ी पार्टी थी, खत्म हो गई पार्टी कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, हिलाल जी कंप्लीट करिए आप, बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए आप हिलाल जी प्लीज। समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इतनी पिछलग्गू हो गई है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहते हैं तो उनके पेट में दर्द हो जाती है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप में कमाल है। आप 450 सीटों पर लेकिन शौचालय पार्टी है, आपके पास में प्रत्याशी नहीं है, आपसे कोई चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज प्लीज सर, प्लीज धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, 6 मिनट तोड़कर धर्मवीर जी अपना बता दिया कि हम कितने बड़े धोखेबाज हैं। धर्मवीर जी ऐसे समय खराब हो रहा है सर, बारी पर बोलिए, बारी का इंतजार करिए। को समय खराब करना है। हिलाल जी जल्दी से कंप्लीट करिए आप प्लीज, बहुत जल्दी कंप्लीट करिए आप। बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कवच इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। चलिए ठीक है, आप लोग आपस में मत झगड़िए। राजेश यादव जी आपके पास में आ रहा हूँ, ठीक है प्लीज। इनकी जो ऐसे सर नहीं होगा प्लीज। मुखिया है, बहन जी हैं, अरे भाई बाहर निकले, थोड़ा हवा पानी ले ले, थोड़ा सा उनको भी विटामिन डी मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आजकल विटामिन डी की। ठीक है, 200 प्रत्याशी। ठीक है धर्मवीर जी, सर गलत तरीका, मुझे आपको मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा फिर। धर्मवीर जी मैं नहीं चाहता सर, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आपका, प्लीज बीच में मत बोलिए। खड़े तक नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए चलिए, एक बार फिर से वही आप लोग कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को नहीं बता पा रहे हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी की पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। खैर राजेश यादव जी, राजेश यादव जी, संजय जी अब आप तो मत कूदिए सर बीच में प्लीज। राजेश यादव जी, राजेश यादव जी, राजेश यादव जी, ये बात तो खुद स्वीकार भी रहे हैं हिलाल जी कि यहाँ पर धर्म और जाति वाली राजनीति होती है। आप लोग भी करते हैं क्या ये सब? और अगर करते हैं तो क्या आप लोग को जनता चुनेगी? और अगर नहीं करते हैं तो आपके पास ऐसी कौन सी संजीवनी की उम्मीद है उत्तर प्रदेश में, जो कि आप इतना आश्वस्त हैं अपनी? राजेश जी बोलिए, सुन पा रहे हैं राजेश जी? चलिए लगता आवाज नहीं जा रही है। संजय जी आपके हिंदुस्तान जान रहा है और धर्म के धर्म को देख करके नहीं हो रहे हैं, सभी जातियों को सभी धर्म। चलिए लगता आवाज नहीं जा रही है। संजय चलिए एक बार फिर से जुड़ेंगे। संजय चौधरी जी दिया जा रहा है, मैं बिलाल जी से यहाँ सहमत नहीं हूँ क्योंकि कांग्रेस। ठीक है राजेश जी बोलिए, बोलिए सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बात आपने कहा, एक तो मेरा बिल्कुल मतलब सारे नैतिक मापदंड जो भी हो सकते थे राजनीति में, उन सबको इन्होंने ध्वस्त कर दिया। और इस पार्टी को बिल्कुल पैसा लेना देना, ये आज इसी के चलते ये पार्टी बिल्कुल आज हाशिए पर पहुंच गई। नहीं तो इतना बड़ा जन समर्थन इस पार्टी के पास था, जिस बात ये करती थी, जिस तरह ये यूनाइट हुई अपने लोगों को, अगर ये चाहती तो आज समाज में एक अच्छा स्थान दिलाती, एक अच्छा सम्मान दिलाती, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिलाती। जो काम आज हमें करना पड़ रहा है और हम इसको लगातार कर रहे हैं। पूरी योजनाएं हमारी जो बनती हैं वो उसमें कहीं भी जातियों का और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। जैसा कि आप सब लोग देखते भी, धार्मिक यात्राएं हम करा रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोगों को हम धार्मिक यात्राएं करा रहे हैं। हमारे यहाँ जब कोई मरता है, कोई शहीद होता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, 1 करोड़ रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री जी स्वयं जाकर के देते हैं। हमारे यहाँ जब महिलाओं की बसों में यात्रा कराई जाती है तो क्या हम जातियों की देख के यात्रा कराते हैं? महिलाएं चाहे जिस जाति की हो, चाहे जिस बिरादरी की हो, चाहे जिस धर्म की हो। तो क्या मुआवजा और फ्री वाली राजनीति उत्तर प्रदेश में आप कारगर साबित कर पाएंगे? देखिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बहुत अंतर है सर। नहीं तो हम एयरपोर्ट की बहुत ज्यादा अंतर है। जहां पर आज एयरपोर्ट बनाने की होड़ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, हम कहते हैं कि आप पहले अपने रोडवेज सुधारो,
आपके रोडवेज की बसों की जो हालत है, आप उससे क्या परिचित नहीं है? आप रोडवेज की बसों की हालत, आप बैठ जाइए, आप सकुशल अगर 100 किलोमीटर की यात्रा करके वापस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज आपको रोडवेज पहले सुधारना है, क्योंकि आम आदमी रोडवेज की बसों से यात्रा करता है, हवाई जहाज से यात्रा नहीं करता। मोदी जी ने क्या कहा था कि मैं हवाई अड्डे बना रहा हूं जिसमें आम आदमी, चप्पल पहना हुआ आदमी, आज आप बता दीजिए, चप्पल पहना हुआ आदमी हवाई जहाज में बैठने की हैसियत में है। आज पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, तो ये कहते जो हैं, जो ये सब्ज बाग दिखाते हैं लोग, और यही कांग्रेस ने किया, जिसका परिणाम आज भुगत रही है कांग्रेस, और उसी राह पे भारतीय जनता पार्टी तेजी से दौड़ पड़ी। ठीक है, अब आखिरी चरण है बहस का, इसलिए मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में अपना आप लोग कमेंट रखें। संजय चौधरी, जब मैं चाहूंगा आप जवाब दें, अगर विकास की बात बीजेपी कर रही है और विकास की बात करते हुए कह रही है कि हम 21 करोड़ लोगों तक पहुंच गए हैं अपनी योजनाओं को लेकर, तो फिर क्यों जरूरत पड़ रही है जाति के आधार पर सम्मेलनों की, क्यों धर्म की बात करने की आप लोग बात कर रहे हैं, क्यों अयोध्या, काशी और मथुरा आप लोगों को याद आ रहा है? संजय जी बोलिए। देखिए, अयोध्या, मथुरा और काशी हमें इसलिए याद आ रहा है कि विकास केवल पेट की भूख नहीं है। केवल इमारत बना देने से अगर आपको लगता है कि समाज में विकास हो जाएगा तो वो संभव नहीं है। अगर पेट को आहार चाहिए तो हृदय को प्यार भी चाहिए जी। ये जो समानता है, जो आपस में प्रेम है, जो एक दूसरे के प्रति मैत्री का भाव है, उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश को सुरक्षा भी देनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश को 4.5 साल में दंगों से मुक्त कराकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने आम व्यक्ति को सुरक्षा। धर्मवीर जी प्लीज सर, बीच में नहीं सर, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा रुकिए, आपको रुकना पड़ेगा सर। उत्तर प्रदेश धर्मवीर चौधरी जी, कौन सी मैत्री का? धर्मवीर चौधरी जी प्लीज, आज बच्चा घर से बाहर बीच में नहीं बोलेंगे सर, फिर मैं सबके पास नहीं आ पाऊंगा। धर्मवीर चौधरी जी, फिर मैं सबके पास नहीं आ पाऊंगा सर, आखिरी राउंड है, प्लीज सुन लीजिए। आईपीएस फरार चल रहा है। धर्मवीर जी प्लीज सर, इंस्पेक्टर मारा जा रहा है। धर्मवीर चौधरी साहब, फिर मैं आपके पास बाद में नहीं आऊंगा सर, शिकायत मत करिएगा फिर। धर्मवीर जी, मैं फिर बाद में आपकी बारी पर आपके पास नहीं आऊंगा, शिकायत मत करिए अगर आप बीच में बोलेंगे तो। लग जाएंगे। संजय जी कंप्लीट करिए, आप अपने मुद्दे पर आइए, कंप्लीट करिए आप। हमारे हिलाल भाई कहते थे कांग्रेस ने धर्म की, संजय जी कंप्लीट करिए आप। धर्मवीर जी प्लीज। लेकर के किसान धर्म की राजनीति को भगाने के लिए बैठे हैं, वो जिनमें आपके लिए तैयार करके बैठे हैं। भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को किसने पीछे भेजा? राम जन्मभूमि का प्रश्न और शाहबानों का केस आपके लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आपने धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का काम किया है। एआईएम के ओवैसी जी की पार्टी को 1975 में इंदिरा गांधी ने उनके साथ बैठकर शुरू कराया, और उसके बाद देश में ये जो धर्म की राजनीति है उसके बाद आई। आप कहते हैं हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सारे आधारभूत मुद्दों पर चोट पहुंचाने के बाद आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। धर्म की राजनीति कांग्रेस ने कर इस देश के अंदर ठीक है, दुराव पैदा किया है। भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के आधार पर काम करती है, ठीक है, इसीलिए। लेकिन हम कहते हैं कि विकास अगर हो, ठीक है जो अयोध्या है, जो मथुरा है, जो काशी है, भी विकास होना चाहिए। अगर वहां पर्यटन आएंगे, लोग वहां पर आएंगे, ठीक है, विकास होगा तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ही सुधार मिलेगा। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक, ठीक है सर, ठीक है संजय जी, ठीक है, अब हो गया सर, प्लीज। ठीक है अभिषेक वाजपेयी साहब, ठीक है अभिषेक वाजपेयी साहब, क्यों जाति के नाम पर हम सम्मेलन कर रहे हैं? विकास किया है ना? देखिए बिल्कुल हमने विकास किया, और विकास की डोर को अखिलेश जी आगे बढ़ा रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ विकास के लिए बात नहीं करते, विकास करके दिखाते हैं, जिसको अखिलेश यादव जी ने चरितार्थ किया हुआ है साफ सुथरे शब्दों में मैं बताऊं। और देखिए, धर्म के नाम पे अगर आप वोट मांगेंगे तो उससे काम नहीं होगा। हम हर चाहे वो हिंदू का धर्म हो, चाहे मुस्लिम का धर्म हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई, भगवान सबके लिए एक है, और वो यही कहते हैं कि सबसे पहले इंसानियत वाला काम करो, इंसानों के लिए काम करो। जब पेट की आग बुझेगी तभी हम दूसरों के लिए काम कर सकेंगे। किसान जो अन्नदाता खेतों में अन्न उगाता है, आज हमने उसके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं कर पाए हैं। जातियों के नाम पर सम्मेलन क्यों सर? अभिषेक जी, जातियों के नाम पर सम्मेलन क्यों? देखिए जातियों के नाम पर सम्मेलन करना, जो आप कह रहे हैं कि जातियों के नाम पर सम्मेलन हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को जोड़ना, जो अपने लोग भटक चुके हैं उनको एक करना और उनको विकास के बारे में समझाना, वही एक आगे विकास के पैमाने को लेकर के चलती है। लेकिन साथ में ये भी हमें याद रखना होगा कि महामना मदन मोहन मालवीय
जी के नाम पे बाकायदा संस्कृत विद्यालय की अखिलेश जी ने बोला हुआ था, लेकिन उसी को देखा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संजय चौधरी जी क्या बता पाएंगे आज तक संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई नहीं हुई? विकास के डोर का एक पैमाना तय करना पड़ेगा आपको, लेकिन जनता के मुद्दों पर भटकना नहीं, जनता के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी आपको। जाति धर्म के आधार पर आप सिर्फ बात नहीं कर सकते हैं, आप हिंदू धर्म के नाम पे बात नहीं कर सकते हैं, मुस्लिम धर्म के नाम पे बात नहीं कर सकते हैं, आपको इंसानियत के नाम पे बात करनी पड़ेगी। ठीक है धर्मवीर चौधरी साहब, सिर्फ दलितों के नाम पर आप लोग क्यों वोट मांगते हैं? बाकी लोग भी तो हैं। हम प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन करते हैं तो आप कहते हैं कि ब्राह्मणवाद समाज के सम्मेलन कर रहे हैं। वही मैं सोच रहा था कि आप इस लाइन को बोलेंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों आप अलग अलग जातियों के नाम पर सम्मेलन कर रहे हैं। पराग जी बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ आगे बढ़ती है और हम जाति एक ही सम्मेलन आयोजित करिए सर। क्यों प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, क्यों दलित सम्मेलन कर रहे हैं? एक ही सम्मेलन करिए फिर। जाति विहीन समाज की संरचना करते हैं, हम समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, हम समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्षरत हैं और वो हम करके रहेंगे। बाबा साहब के सपनों को हम साकार आकार रूप देके रहेंगे। ये जाति धर्म की राजनीति करने वाले लोग हाशिए बजाएंगे, आप देखिएगा, चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले हो, चाहे वो हिंदू धर्म का तुष्टीकरण करने वाले हो, ये सांप्रदायिक शक्तियां, ये संकीर्ण सोच की ताकतें बाबा साहब के वोट की ताकत से परास्त होंगी, हराने का काम किया जाएगा इनको। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट का भी कोई खाका खींच नहीं पाए हैं। ठीक है, आज बीजेपी के लोग जहां चुनाव एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं और जहां चुनाव है वहां एयरपोर्ट बनाने का ढोंग किया जा रहा है। ये ढोंग पाखंड से जनता परेशान हो चुकी है। ठीक है, 2022 में बाबा साहब के वोट की ताकत। ठीक है, प्लीज सर शांत हो जाइए, सभी लोग शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। हिलाल नकवी साहब मुझे ये बताइए कि आपको धर्मवीर चौधरी जी से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है सर? बीएसपी से ही टक्कर है क्या इस बार? हम तो बहुत ही खामोश। ये वोट काटू पार्टी है कांग्रेस। सर आप लोग बहुत ज्यादा झगड़ रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जी आपके बीच में बोलते हैं और आप धर्मवीर चौधरी जी के बीच में बोलते हैं। नहीं, धर्मवीर चौधरी जी को तो बोलते हैं हर एक के बीच में। ये वोट काटू पार्टी है, धोखेबाज। अच्छा चौधरी साहब आप सुन लीजिए सर प्लीज। आपको डर है क्या अपने वोट कटने का? बाबा साहब धर्मवीर जी आपको अपने वोट कटने का डर है क्या कांग्रेस से? आपने जीते जी की इस कांग्रेस के कभी 4 आने के मेंबर भी मत बनना। धर्मवीर जी आपको अपने वोट कटने का डर है क्या कांग्रेस से? उनका वोट ही कब है जो कि कटेगा? चलिए ठीक है, हिलाल नकवी साहब अपनी बात कंप्लीट करिए आप। नहीं हमको वोट ही कब है जो कटेगा उत्तर प्रदेश में? ठीक है, अरे नकवी साहब बोलने से पहले थोड़ा अपनी तरफ भी देखिए सर। नकवी साहब बोलने से पहले अपनी तरफ भी देखिए ना सर। घूम रही है कहीं घाट यात्रा, कहीं घाट यात्रा। आज की भी तारीख में कहीं कोई यात्रा 10 करोड़ से ज्यादा वोट लिए हुए हैं, 20% से ज्यादा वोटर आज हमारे पास है, 4 राज्यों में सरकार है हमारे पास, तो हम तो देख रहे हैं तरफ, हम आज भी अपनी तरफ देख रहे हैं। यूपी में क्या हालचाल है? नहीं आप बताइए। ये देखिए नहले पे दहला मारा संजय जी ने। चलिए अब जवाब ले लेते हैं संजय जी, अब जवाब ले लेते हैं प्लीज। हर राज्य जवाब ले लेते हैं। विलास जी बोलिए। कौन सा राज्य आप जीते जहां के ऊपर आपने अकेले दम पे सरकार बना ली हो? अरे त्रिपुरा देख लीजिए ना, आपको त्रिपुरा नहीं यार। यूपी के बाद में आपका क्या वहां पे आपने सरकार बना ली? संजय जी आप सुन लीजिए प्लीज। एक सीट ये जीत पाई है, जीत पाई कांग्रेस होगी। तो साफ हो गए। आप कौन सा वहां के ऊपर जो है दलित समाज के लोगों का आदरणीय मायावती जी का आपको कह रही है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, नहीं तो इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा भी चुनाव हार जाती राहुल गांधी की तरह। संजय जी धर्मवीर जी आप सुन लीजिए सर, समय कम है प्लीज। हमारे पीछे आज भी है। चलिए नकवी साहब कंप्लीट करिए आप अपनी बात। क्योंकि आप सब हमारे पीछे हैं। संजय जी हमारे पीछे कर दिया, हम इसीलिए तो आगे। आजकल लाल किसान उसके पीछे होते हैं, हम आगे तभी आप हमारे पीछे। अरे लाल किसान अरे क्या हो रहा है भाई? देखिए बीजेपी भी पीछे पड़ गई कांग्रेस के, बीएसपी भी पड़ गई, समाजवादी पार्टी भी पड़ गई। अरे सर कुछ तो बोलने दीजिए उनको। अरे हिलाल साहब को कुछ तो बोलने दीजिए सर। धर्मवीर चौधरी साहब प्लीज। अधिकार मांग रहे हैं, एमएसपी पे गारंटी मांग रहे हैं, दलित समाज के लोग सुरक्षा मांग रहे हैं, बहन बेटी सुरक्षा मांग रही है। चौधरी साहब समय कम है अब सर। कांग्रेस का हाल नकवी साहब आपको बोलने नहीं दे रहे हैं तो बोलिए सर, कंप्लीट करिए। बीजेपी का अरे सर आप पीछे मत पड़िए उनके, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए सर प्लीज। नकवी साहब जल्दी से कंप्लीट करें, उसके बाद राजेश जी आपके पास आ रहा हूँ। नहीं
आप सवाल अगर फिर से पूछ ले तो ठीक है। इतने चाचाओं में वो जो सवाल सर सवाल ही सवाल है आपके ऊपर। नहीं, हमारे पास नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं, हमसे ही सवाल पूछना चाहिए। हम जब सत्ता में हैं तब भी हमसे सवाल पूछे, जब हम सत्ता में नहीं तब भी हमसे सवाल पूछिए, क्योंकि जिम्मेदार पार्टी हम हैं। बाकी लोगों का क्या है, उनकी तो बस बातें हैं, बातों का क्या। सर सपा को ऐसे कैसे नकार रहे हैं आप? सेकंड नंबर की पार्टी है उत्तर प्रदेश में। नहीं, अब आप बिल्कुल सेकंड नंबर की पार्टी थी, ये सारी थी। अच्छा है तो आप पता आपने पहले से पूर्वानुमान आपने लगा लिया, इसमें पता लगेगा कौन नंबर 1 पे, कौन नंबर 2 पे। चलिए ठीक है, अब समय नहीं है। राजेश यादव जी एक फाइनल कमेंट आपका, प्लीज प्लीज। अब समय नहीं है राजेश यादव जी, बहुत जल्दी से। अभिषेक जी प्लीज, यादव जी प्लीज कंप्लीट करिए। यादव जी ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, राजेश जी आपका आखिरी कमेंट है, बहुत जल्दी से आखिरी कमेंट कंप्लीट करिए सर, 10 सेकंड में जी। नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे? राजेश जी सवाल यह है कि आप देख रहे हैं धर्म, जाति और विकास, ये 3 बड़े मुद्दे इस बार भी आप देख रहे हैं। आवाज जा रही है मेरी? हाँ राजेश जी आपकी आवाज आ रही है, जल्दी से कंप्लीट करिए 10 सेकंड में। देखिए, जिस तरह से आपस में लड़ रही हैं पार्टियां, आप देख रहे हैं यही पोजीशन धरातल पर भी है। ये मैंने ये नहीं किया, तूने ये किया, तू ये नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, यही पोजीशन धरातल पे चल रही है। तो इनका तो अब लड़के कटके मरने का टाइम आ गया है, और जनता के मुद्दों से ये बहुत दूर जा चुके हैं। ठीक है, आज पूरा उत्तर प्रदेश दर्द से करा रहा है, और उसे तत्काल उसे राहत पहुंचाने की जरूरत है। एक बड़ा राहत पैकेज लेकर के आम आदमी पार्टी चलिए, बिजली के दाम पूरा प्रदेश जानता है कि जो दर्द से करा रहा उत्तर प्रदेश, बिजली के दाम पर आप देख रहे हैं कि कोई बात करने को तैयार नहीं है। चलिए आज समय सर इतना ही है, आज समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो विधानसभा चुनाव की लड़ाई उत्तर प्रदेश में इस बार विकास पर आ गई है। बेहतर है, विकास पर आनी भी चाहिए, और विकास के एजेंडे को लेकर सभी पार्टियां उतरेंगी तो बेहतर विकास कर भी पाएंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।